प्लेलिस्ट देखने के लिए वीडियो के नीचे यहाँ क्लिक करें। आपको होम वीडियो प्लेलिस्ट दिखेगा। अब आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट बटन पर, तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगा। यदि आपको और भी प्लेलिस्ट देखने हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ क्लिक करें तो आपको ये सारे प्लेलिस्ट दिख जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट हैं। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है वहां क्लिक करें तो आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पूरा वीडियो मौजूद है और आप इसे पढ़ सकते हैं। यह वीडियो विज्ञान क्लास 9 चैप्टर 5 जीवन की मौलिक इकाई का पार्ट 1 है। तो यहाँ पर हम लोग कोशिका के बारे में पढ़ते हैं, कोशिकांग के बारे में पढ़ते हैं और बहुत सारी जानकारियां लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना चाहिए कि कोशिका किसे कहते हैं। तो कोशिका क्या होता है? यह जीवन की मूलभूत इकाई होती है और इसे हम लोग जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। तो इसकी परिभाषा को तो मैं बता रहा हूं, तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोशिका क्या होता है। तो आपने दीवार को देखा होगा, तो आप जानते हैं कि दीवार ईंट से मिलकर बना होता है, सीमेंट से मिलकर बना होता है, बालू से मिलकर बना होता है। तो यदि हम बालू और सीमेंट को छोड़ दें तो मुख्य रूप से वहां पर आप देखेंगे कि ईंट को इस प्रकार से सजाया जाता है। तो यदि हम लोग मान लें कि दीवार में मुख्य रूप से ईंट लगे होते हैं, तो यहाँ पर ईंट को हम लोग क्या मान सकते हैं? एक इकाई मान सकते हैं कि ये जो दीवार है वह किससे मिलकर बना है? ईंट से मिलकर बना है। इसका मतलब छोटे छोटे ईंट हैं, वो लगते हैं तो एक विशाल दीवार का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, जो भी जीवित प्राणी है उसका शरीर है, वह किस चीज से मिलकर बना होता है? कोशिका से मिलकर बना होता है। जैसे आप देख लीजिए, ये हाथ है, इसमें लाखों लाख कोशिका से यह मिलकर बना होता है। हमारे बाल है वह कोशिका से मिलकर बने हुए होते हैं। हमारा जो हड्डी है वह कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है वह छोटे छोटे कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब यह बात आपको समझना चाहिए कि हमारा जो शरीर है वह अलग अलग प्रकार के कोशिका से मिलकर बना हुआ है। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं, जो अलग दूसरे जंतु हैं, वो भी किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक और चीज आपको समझना है कि ये जो कोशिका है वह एक प्रकार का नहीं हो सकता, वह अलग अलग प्रकार का हो सकता है। जैसे यदि हम लोग अपने शरीर का बात करें तो हमारे शरीर में ही अलग अलग प्रकार के बहुत सारी कोशिकाएं हैं। जैसे आप रक्त के बारे में जानते हैं तो रक्त की कोशिकाएं अलग होती हैं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग का जो मसल है, वह मसल में कोशिका का आकार अलग होता है, उसका कार्य अलग होता है। ठीक इसी प्रकार से जो अंडाणु का निर्माण होता है वह अंडाणु अलग प्रकार का होता है, शुक्राणु अलग प्रकार का होता है। जो हमारे हड्डियों में कोशिकाएं होती हैं वह देख सकते हैं वह अलग होती हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो तंत्री मस्तिष्क है उसमें जो कोशिका है वह भी क्या है? बहुत अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। उसका रचना अलग अलग होता है, उसका कार्य अलग अलग होता है, उसका शेप अलग अलग होता है, मतलब आकृति अलग अलग होता है, और उसका साइज मतलब वह कितना बड़ा है वह भी अलग अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये तंत्रिका कोशिका है, यह लगभग 1 मीटर तक लंबा हो सकता है। और कुछ आप देख सकते हैं बहुत छोटी छोटी कोशिकाएं भी हैं जो कि हमारे शरीर में पाई जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से प्लांट्स हैं, अदर एनिमल्स हैं, उसमें भी ये कोशिकाएं अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं। तो इस प्रकार से इन कोशिकाओं के द्वारा हमारे शरीर का रचना होता है। इसीलिए हम लोग कोशिका को रचनात्मक इकाई के नाम से जानते हैं। मतलब ये हमारे शरीर के रचना करती हैं। तो इसके बाद एक और चीज आपको जान लेना है कि यह जो कोशिका है, यह कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है? अंग बनता है। अंग से क्या बनता है? अंग तंत्र बनता है। और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि कोशिका जब मिलता है तो उत्तक का निर्माण करेगा, उत्तक जब मिलेगा तो अंग का निर्माण करेगा, अंग से क्या बनेगा? अंग तंत्र, और फिर हमारा शरीर बनेगा। तो अब यह हम लोग समझे कि ये कोशिका किससे बनेगा? तो कोशिका कोशिकांग से मिलकर बनेगा। मतलब इसमें कोशिकांग पाए जाएंगे। कोशिका में क्या पाया जाएगा? कोशिकांग। तो जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है
वह विभिन्न अंगों के मिलने से बनता है। मतलब हमारे शरीर में विभिन्न अंग लगे हैं, जैसे हृदय लगा हुआ है, आपका लीवर लगा हुआ है, आपका पेट, आपका जो अमाशय है वह लगा हुआ है, जीभ लगा हुआ है, आंख लगा हुआ है, मस्तिष्क, ये अलग अलग प्रकार के हमारे शरीर में अंग हैं। और इन अंगों को मिलने से हमारा शरीर बनता है। मतलब इन अंगों के अलग अलग प्रकार के कार्य होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के सभी कार्य को करते हैं, जिससे ये हमारा पूरा शरीर चलता है। जैसे लीवर का अलग काम है, अमाशय का अलग काम है, हृदय का अलग काम है, मस्तिष्क का अलग काम है, आंख का अलग काम है, कान का अलग काम है। तो अलग अलग वो प्रकार के कार्य को करते हैं और उसके बाद हमारा शरीर चल रहा है। मतलब सभी अंग एक अलग अलग प्रकार के कार्य करेंगे, उसके बाद हमारा शरीर सही प्रकार से चल सकता है। ठीक इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जो कोशिका है उसमें अलग अलग प्रकार के कोशिकांग होते हैं और वो अलग अलग प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं वह भी अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं और उस कोशिका को चलाते हैं। तो यहां पर आपने समझ लिया कि कोशिकांग अलग अलग काम को करेगा और कोशिका को चलाएगा। तो इन कोशिकांग के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो यहां पर अब हम लोग समझेंगे कि कोशिका को क्या कहेंगे, क्रियात्मक इकाई कहेंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कोशिका जो है उसके अंदर जो कोशिकांग है वह अलग अलग प्रकार के कार्य कर रहा है और कोशिका को चला रहा है। ठीक इसी प्रकार से जो एक अंग है उसकी जो कोशिकाएं हैं वह कोशिका के कारण वह अंग कार्य कर रहा है। इस कारण से हम लोग क्या कहेंगे, कोशिका को क्रियात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो तंत्रिका कोशिका है उसका अलग कार्य है और उस कारण से वह मस्तिष्क के कार्य को कर रहा है। जो आपका रक्त है उसकी कोशिका का अलग कार्य है और रक्त हमारा उस कोशिका के कारण कार्य कर रहा है। इस कारण से कोशिका को हम लोग क्या मानते हैं, क्रियात्मक इकाई भी मानते हैं। तो इस प्रकार से अब क्लियर हो गया कि जीवों का रचना, जो हमारे शरीर का रचना हो रहा है वह कोशिका के कारण हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक इकाई। तो कोशिका को संरचनात्मक इकाई के नाम से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से यह जो कोशिका है वही विभिन्न क्रियाओं को कर रहा है। मतलब जो मूल इकाई है क्रिया करने वाला वह कौन है, कोशिका है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो यदि एग्जाम में अब आपको प्रश्न आए कि कोशिका किसे कहते हैं तो आप लिख सकते हैं यह जीवों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। इस प्रकार से ये कोशिका का परिभाषा हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि कोशिका का खोज सबसे पहले किसने किया था। तो कोशिका का सबसे पहले खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1665 में ये किया था। तो इसमें यह ध्यान देना है कि जब इन्होंने कोशिका का खोज किया तो कॉर्क सेल में किया और ये जो कॉर्क सेल है वह पेड़ की छाल में ये कॉर्क पाया जाता है। तो उसी को उन्होंने अध्ययन किया उनके द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से। तो उन्होंने कुछ कंपार्टमेंट इस प्रकार से देखा, हनी कॉम्ब के जैसा, और इसे ही उन्होंने क्या नाम रखा, कोसा या कोशिका इन्होंने नाम रखा और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अभी कोशिका के नाम से जानते हैं। तो ये कॉर्क सेल जीवित नहीं होते हैं बल्कि मृत होते हैं। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क कोशिका का खोज किया। इस प्रकार कॉर्क कोशिका को देखा, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो ल्यूवन हॉक थे उन्होंने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका का खोज किया था। ये भी बात आप याद रख सकते हैं। अब यदि मैं आगे बढ़ूं तो मैंने बताया ये जो कोशिका है वो विभिन्न आकृति के होते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। वो विभिन्न प्रकार के कार्य को करते हैं और उनका साइज और शेप क्या होता है, बहुत अलग अलग होता है। अब यदि हम लोग देखें कि ये जो कोशिका है उसके आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एक कोशिका के बने होते हैं। जैसे देख लीजिए ये है क्लेमाइडोमोनास, तो ये सिर्फ एक कोशिका का बना होता है, सिर्फ इसमें एक ही कोशिका पाया जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं अमीबा, जो कि क्या है, एक कोशिका का बना होता है। इसके बाद आप देखेंगे कि पैरामीशियम है, ये भी क्या होता है, एक कोशिका का बना होता है। तो यहाँ पर कुछ जीव सिर्फ एक कोशिका का बने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया।
अब यहाँ बात आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ जीवों का जो एक कोशिकीय जीव है उनका जो शेप है, आकृति, वो फिक्स रहता है, लेकिन अमीबा का आकृति क्या होता है, हमेशा बदलते रहता है। ये भी ये बात आपको जान लेनी चाहिए। और जबकि कुछ जीव, यहाँ पर आप समझ लीजिए कि एक जीव ये एक ही कोशिका का बना है, सिंगल कोशिका का बना है और एक जीव हो गया है। लेकिन हमारे शरीर में लाखों लाख सेल हैं, तो हम लोग कैसे जीव हुए, हम लोग बहुकोशिकीय जीव हो गए, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे कोशिकाएं हैं और वे अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं, उनका कार्य भी अलग अलग है, उनका शेप भी अलग अलग है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इस प्रकार के जंतु जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं के द्वारा मिलकर बनी होती है उनका शरीर, उसको क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। जैसे फंजाई हो गया, पादप हो गया और जंतु हो गए, वे क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आप तो पहले छोटे से थे, फिर आप बड़े होते गए और अभी आपकी हाइट 5 फुट लगभग हो गई है, 5 साढ़े 5 फुट के आप हो गए। तो ऐसा कैसे हो रहा है, आप इतने बड़े कैसे होते जा रहे हैं? तो उसमें आपको यह समझना है कि जो हम लोगों का शरीर है उसमें कोशिका विभाजन होता है। मतलब उसका जो कोशिका है वह पहले एक था, एक से क्या बन जाएगा, 2, 2 से क्या बन जाएगा, 4। इस प्रकार से कोशिका में विभाजन होते जाएगा और कोशिका में जैसे जैसे विभाजन हो रहा है तो जो पुराना कोशिका है उसका संख्या बढ़ते जा रहा है। तो जैसे पहले आपका हाथ छोटा छोटा था तो उसमें कोशिका का संख्या कम था, अब आपका हाथ बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कोशिका विभाजन हो रहा है, जिससे कि कोशिका का संख्या बढ़ते जा रहा है और आपका हाथ क्या होते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, कोशिका किससे बनी होती है। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको कोशिका समझ में आ रहा हो कि कोशिका क्या है, कोशिका का संरचना कैसा होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कोशिका किससे बनी होती है। तो मुख्य रूप से जो कि आपको पढ़ाया गया आपके बुक में, तो कोशिका में मुख्य रूप से 3 चीजें पाई जाती हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना है प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा पढ़ना है केंद्रक और तीसरा पढ़ना है कोशिका द्रव्य। इन्हीं तीनों चीज को आपको याद रखना है, इन्हीं तीनों चीज से मिलकर कोशिका बनी होती है। तो हम लोग बात करें एक जंतु कोशिका की और एक पादप कोशिका की। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह जंतु कोशिका और ये क्या है, पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका, जितने भी जंतु हैं उनमें जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंतु कोशिका। और जितने भी पादप हैं, प्लांट्स हैं, उनमें जो कोशिका पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पादप कोशिका। तो आप देख सकते हैं जंतु कोशिका को मैंने बना रखा है, एक पादप कोशिका को बना रखा है। तो इसमें बहुत सारी संरचना पाई जाती है, लेकिन मुख्य रूप से मैंने आपको बताया 3 संरचना आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं प्लाज्मा झिल्ली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो बाहरी आवरण आपको दिख रहा है ये जंतु कोशिका में, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। जबकि पादप कोशिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंदर का जो संरचना है ये क्या हो गया, प्लाज्मा झिल्ली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली को देख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो पादप कोशिका में है उसमें बाहर की ओर एक संरचना है, इसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये क्या है, कोशिका भित्ति। इस प्रकार से ये कोशिका भित्ति हो गया। तो ये सबसे पहला संरचना हो गया, इसे हम लोग क्या बोले, प्लाज्मा झिल्ली। ये हो गया प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद आप देख सकते हैं केंद्रक। तो यहाँ पर ये जंतु कोशिका में ये केंद्रक को मैंने दिखाया है और पादप कोशिका में आप यहाँ पर केंद्रक को देख सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा संरचना वह है कोशिका द्रव्य। तो यहाँ पर ये जो प्लाज्मा झिल्ली है उसके अंदर ये जो द्रव भरा हुआ है आप देख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जो ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये है केंद्रक। तो केंद्रक के बाहर और यहाँ पर प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो द्रव भरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। यहाँ पर आपको द्रव में 3 चीज पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको जीव द्रव्य। तो यहाँ पर कोशिका में जितना भी द्रव पदार्थ भरा हुआ है जो कोशिका के अंदर है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर केंद्रक के जो अंदर है द्रव उसे हम लोग बोलते हैं केंद्रक द्रव। केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य। इसके बाद जो कोशिका यहां पर आपको दिख रहा है इसे हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। और दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। मैंने क्या बताया
कि जो केंद्रक के अंदर द्रव्य भरा हुआ है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। और केंद्रक और ये प्लाज्मा झिल्ली, इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है दोनों मिला के उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य। और दोनों मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीव द्रव्य। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों संरचना मैंने बताया। पहला हो गया प्लाज्मा झिल्ली, दूसरा क्या हो गया आपका केंद्रक, और तीसरा क्या हो गया, ये हो गया कोशिका द्रव्य। अब यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कोशिका द्रव्य के अंदर बहुत सारे संरचनाओं को आपको पढ़ना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर अंतर्द्रवीय जालिका है, उसके बारे में आपको 5 से 6 लाइन जानना है। गोल्जी उपकरण है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, रसधानियां, इनके बारे में सेपरेट आपको बहुत सारी चीजें जानकारी यहाँ प्राप्त करनी है। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हें हम लोग कोशिका अंगक बोलते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें बहुत प्रकार के कोशिका अंगक पाए जाते हैं। और ये कोशिका अंगक ठीक उसी प्रकार से कार्य करते हैं जिस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसमें अलग अलग अंग होते हैं। जैसे कि आंख हो गया, जीभ हो गया, त्वचा हो गया, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अंग लगे हुए हैं। तो जैसे हमारे शरीर में छोटे छोटे अंग लगे होते हैं और वो हमारे शरीर की क्रिया को चलाते हैं, ठीक इसी प्रकार से कोशिका में अंगक पाए जाते हैं जो उसके क्रियाकलाप को चलाते हैं। मतलब उसमें ऐसे ऐसे छोटे छोटे अंगक हैं जो उसको परफॉर्म, मतलब कि उसके कार्य को करते हैं, मतलब कोशिका के कार्य को करते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटे छोटे अंगक के बारे में एक एक करके आपको जानना है। जैसे आप देख सकते हैं ये है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मैंने गोल्जी उपकरण बनाया है। फिर आप देख सकते हैं ये है रसधानी, यहाँ पर जो कि प्लांट में रसधानी बहुत बड़ा होता है और जो जंतु है उसमें या तो एब्सेंट होता है, मतलब नहीं रहता है, या बहुत छोटा छोटा होता है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्लास्टिड है जो कि प्लांट में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइसोसोम, छोटे छोटे लाइसोसोम मैंने बना रखे हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको विस्तृत में पढ़नी है। मतलब जो कोशिका अंगक है वही महत्वपूर्ण रूप से आपको पढ़ना है, उसी से एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो एक एक कोशिका अंगक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है, 5 से 6 लाइन इसके बारे में, प्रत्येक के बारे में पढ़ना है। इसके बाद यदि हम लोग शुरुआत से बढ़े तो प्लाज्मा झिल्ली में कोशिका भित्ति थोड़ा सा पढ़ना है आपको कि ये जो प्लांट है उसमें उसके बाहर की ओर एक संरचना पाया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं कोशिका भित्ति। और कोशिका के भित्ति के बाद क्या पाया जाता है, प्लाज्मा झिल्ली। कहने का मतलब यह है कि जो प्लाज्मा झिल्ली है वह पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। अब यदि हम लोग आगे बढ़े तो प्लाज्मा झिल्ली में और आपको क्या पढ़ना है, तो विसरण के बारे में पढ़ना होता है और परासरण के बारे में पढ़ना होता है कि विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। तो अब आप समझिए कि ये तो एक इंट्रोडक्शन था। इसके बाद आपको प्रत्येक चीज के बारे में कुछ ना कुछ जानना है। जैसे प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बहुत सारा चीज आपको समझना है, उसमें विसरण परासरण पढ़ना है, कोशिका भित्ति के बारे में आपको जानना है, केंद्रक सिर्फ कह नहीं देना बल्कि केंद्रक के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानना है। इसके बाद आपको कोशिका द्रव्य के बारे में जानना है, उसमें कोशिका अंगक के बारे में, प्रत्येक अंगक के बारे में आपको समझना है। तो एक एक करके हम लोग स्टेप वाइज इसको पढ़ते हैं। इन सब चीजों को पढ़ने के पहले हम लोग सबसे पहले अब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर को समझ लेंगे। तो कोशिका अंगक जैसे मैंने बताया, कुछ नाम सिर्फ मैंने बताया है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो उसी को लेकर हम लोग इसके बीच के अंतर को देख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि कोशिका, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर करें, तो 4-5 अंतर हम लोग इस प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। सबसे जो महत्वपूर्ण अंतर वह यह है कि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में यह कोशिका भित्ति एब्सेंट होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है जबकि पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरा अंतर आप देख सकते हैं ये प्लास्टिड है। तो ये प्लास्टिड कहाँ पाया जाता है, जंतु कोशिका में ये नहीं पाया जाता है और पादप कोशिका में पाया जाता है। तो प्लास्टिड के बारे में भी आपको आगे मैं पढ़ाऊंगा कि प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वो सारी चीज हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बस आपको याद करके रखना है कि जो जंतु कोशिका है उसमें प्लास्टिड नहीं होते हैं और पादप कोशिका में प्लास्टिड होते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अंतर आपको साफ फिगर में यहाँ दिख भी रहा है। इसके बाद तीसरा है रसधानी। आप देख सकते हैं जंतु कोशिका में ये जो रसधानी है, वैक्यूल जिसको बोलते हैं, वह कितना बड़ा है।
माफ करिएगा, ये पादप कोशिका में जो रसधानी है वह कितना बड़ा है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी या तो नहीं होता है या होता भी है तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जंतु कोशिका में रसधानी नहीं होता है या बहुत छोटा होता है, जबकि पादप कोशिका में ये काफी बड़ा होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक और अंतर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो केंद्रक है वह बीच में है, जबकि यहाँ केंद्रक ये क्या है, किनारे की ओर है। यह भी आप यहाँ देख सकते हैं। एक खास अंतर जो आपको लिखना है वह है कि गोल्जी उपकरण यहाँ पर प्रेजेंट होता है किसमें, जंतु कोशिका में, जबकि ये यहाँ पर उतना विकसित नहीं होता है पादप कोशिका में। इसको हम यहाँ पर डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं। ये सारे अंतर आप यहाँ पर जंतु कोशिका और पादप कोशिका में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम लोग देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। इसके बारे में कुछ चीजें बताई गई है, लेकिन उसको पढ़ने के पहले हम लोगों को दो चीज पढ़ना और समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है विसरण और दूसरा क्या है, परासरण। तो विसरण क्या होता है, परासरण क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको अभी से जानना चाहिए, क्लास 10 में भी आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये विसरण क्या होता है, सबसे पहले आपको थोड़ा सा उच्च सांद्रता किसे कहते हैं, निम्न सांद्रता किसे कहते हैं, ये समझना होगा। तो उच्च सांद्रता मतलब यह समझ लिए कि कंसंट्रेशन किसी चीज का यदि ज्यादा होता है तो बोलते हैं उच्च सांद्रता, और किसी चीज का कंसंट्रेशन जब कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, निम्न सांद्रता। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर यदि मैं एक ग्लास लूं और ग्लास में मैंने पानी भर रखा है, इस प्रकार से ग्लास में मैंने क्या किया है, पानी भर रखा है। अब यदि इंक का एक बूंद हम लोग यहां पर डालेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर इंक मतलब ब्लू इंक या ब्लैक इंक, जो भी इंक है आपके पास, उसका एक बूंद यहां पर यदि आप डालते हैं तो ये आप देखेंगे कि जो इंक है उसका यहां पर जैसे ही एक बूंद इंक डाला गया, यहां पर इसका सांद्रता क्या है, ज्यादा है। लेकिन जैसे ही इंक को यहां डालेंगे तो इंक क्या करेगा, घुलेगा और ये पानी में घुलकर इस तरीके से पूरा फैलना शुरू करेगा। तो यदि मैं पूछूं कि यहां पर इंक कम है या ज्यादा है, तो यहां पर इंक क्या है, कम है। तो हम लोग बोलेंगे यहां पर सांद्रता क्या है, कम है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहां पर इंक का सांद्रता ज्यादा है और यहां पर इंक का सांद्रता क्या है, कम है। तो जब यहां उच्च सांद्रता से ये निम्न सांद्रता की ओर आएगा, मतलब क्या होगा कि ये फिर इंक जो है सो पूरा घुलना शुरू करेगा और पूरे पानी में घुल मिल जाएगा। तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो विसरण का सीधा सा मतलब हो गया किसी पदार्थ का गति यदि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये अगरबत्ती है और मैं इसे यहां पर जला रहा हूं, तो जैसे ही अगरबत्ती जलना शुरू हुआ तो इसका खुशबू यहां पर फैलेगा। तो यहां पर इस खुशबू का या फिर बोले कि इस गंध का सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और कहीं दूर पर इसका सांद्रता क्या है, कम है। तो जब ये खुशबू यहां से चलते हुए दूर तक चला जाए तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन कर रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। तो यही बात है, ठीक यही बात है कि यदि रसोई में कुछ खाना पक रहा होता है तो उसका गंध आपके नाक तक पहुंचता है। ये किस विधि द्वारा पहुंच रहा है, विसरण के द्वारा पहुंच रहा है। यदि हम लोग बात करें कि यहाँ पर एक गिलास पानी लिया है, यहाँ पर चीनी हम लोगों ने डाल दिया है, तो यहाँ चीनी का सांद्रता क्या है, ज्यादा है, और ऊपर में चीनी का सांद्रता क्या है, कम है। लेकिन धीरे धीरे यदि घुलाएंगे तो ये चीनी घुलना शुरू हो जाएगा और ये चीनी पूरे में घुल मिल जाएगा, यानी पूरी जगह फैल जाएगा। तो चीनी जो घुल मिल रहा है वह उच्च सांद्रता, जहां पर सांद्रता ज्यादा था, उससे कम की ओर जा रहा है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब पदार्थ का गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप ले लीजिए CO2 का आवागमन। मान लीजिए कि कोई प्लांट है, उसकी पत्तियों में CO2 का आदान प्रदान हो रहा है। तो जब CO2 का सांद्रता पत्तियों में कम होगा तो बाहर से CO2 क्या होगा, पत्तियों में अंदर की ओर आएगा, और यदि उल्टा हो गया तो अंदर से कहां जाएगा, बाहर की ओर जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजन है, इसका भी सांद्रता कम सांद्रता है और कहीं ज्यादा सांद्रता है, तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर ये आएगा।
सांद्रता को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंसंट्रेशन। तो ये है विसरण। ठीक इसी प्रकार से जल का अणु का जब गति होता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण। तो ये परासरण आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, जिसे मैं आपको समझा रहा हूं। परासरण को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्या होता है। तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली ऐसी झिल्लियां होती हैं जो कुछ पदार्थों को आर पार जाने देती हैं, जबकि कुछ पदार्थों को आर पार जाने नहीं देती हैं। मान लीजिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो कुछ पदार्थ को ये इधर से इधर जाने देगा, जबकि कुछ पदार्थ को इस साइड से इस साइड जाने नहीं देगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम लोग को देखना है कि परासरण किसे कहते हैं। तो परासरण को समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली मैंने लगाया है और ये एक कंटेनर है और इन दोनों में पानी इस तरीके से भरा हुआ है। अब यहाँ पर नमक हम लोग इसमें मिलाते हैं, तो यहाँ पर नमक जो है वह देख सकते हैं अब बहुत कम नमक मिलाया हुआ है, मतलब यहाँ पर नमक का सांद्रता क्या है? कम है। और यदि हम लोग नमक यहाँ मिलाते हैं, इस नमक के अणुओं को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, तो आप बताइए कि यहाँ नमक का सांद्रता ज्यादा है या कम है? तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ नमक का सांद्रता क्या है? ज्यादा है। बहुत ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ पर ये जो बूंद बूंद मैंने बनाया वो नमक को बनाया है। तो यहाँ पर नमक का सांद्रता इस साइड में क्या है? कम है, और इस साइड में नमक का सांद्रता क्या है? ज्यादा है। यहाँ नमक की जगह चीनी भी हो सकता है और कोई भी चीज हो सकते हैं। तो यहाँ नमक का सांद्रता क्या है? ज्यादा। नमक है ज्यादा और पानी क्या है? कम है। क्योंकि यदि नमक ज्यादा होगा तो यहाँ पर पानी का सांद्रता क्या होगा? कम होगा। जबकि यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो नमक का सांद्रता कम है और पानी का सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो यदि ऐसा कंडीशन हो, नमक मतलब यहाँ पर हम लोग कोई नमक हो सकता है, चीनी हो सकता है, कोई अदर साल्ट हो सकता है, इस प्रकार से लवण हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो यदि यहाँ पर पानी का सांद्रता ज्यादा है और यहाँ पानी का सांद्रता क्या है? कम है, तब और साथ ही साथ यहाँ पर क्या लगा हुआ है? अर्ध पारगम्य झिल्ली लगा हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? पानी इधर मूव करना शुरू कर जाएगा। या इसका मतलब इधर से पानी धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा, और इधर पानी क्या हो जाएगा? धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। मतलब इधर से पानी निकलेगा और इधर जाना शुरू कर जाएगा। और कब तक जाएगा? जब तक इन दोनों में दोनों का सांद्रण बराबर ना हो जाए। और यदि ऐसा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो आप देख सकते हैं परासरण में यहाँ जो गति हुआ वह किस चीज का गति हुआ? जल के अणुओं का गति हुआ। और जल के अणुओं का गति कब हो रहा है? जब ये वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अलग है। और जल के अणुओं का गति कहां से कहां हो रहा है? तो जहां जल का सांद्रण ज्यादा है उससे कम सांद्रण की ओर गति हो रहा है। मतलब यहां जल क्या था? ज्यादा था, और यहां जल क्या था? कम था। तो ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का जब गमन हो रहा है, गति हो रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? परासरण कहते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो इस प्रकार से अब आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक पौधा है, तो पौधा की जो जड़ें होती हैं उनमें कोशिका होती है, आप जानते हैं। अब यहां पर हम लोगों ने पानी डाला, सिर्फ क्या डाला? पानी। तो अब आपको यह समझना है कि ये जो पानी है वो कोशिका के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा? तो इसका उत्तर है हाँ। ये जो पौधे हैं, यदि हम लोग इसको जूम करके थोड़ा देखें इस प्रकार से, यहां पर मान लीजिए कि ये कोशिका है इसका जड़ का, तो यदि हम लोग पानी यहां पर डाल रहे हैं तो ये पानी कोशिका के अंदर जाएगा। किसके अंदर जाएगा? कोशिका के अंदर जाएगा। और इसको थोड़ा और जूम करें तो आप देख सकते हैं यदि ये कोशिका है तो यही है अर्ध पारगम्य झिल्ली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो ये प्लाज्मा झिल्ली से होकर ये जो जल है वह अंदर की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है? अंदर की ओर जा रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जल का सांद्रण बाहर में ज्यादा है कि कम है? तो ज्यादा है। और अंदर में जल का सांद्रण क्या है? कम है।
तो जब जल का सांद्रण बाहर ज्यादा होगा और कोशिका के अंदर कम होगा तो जल बाहर से कहां जाएगा, अंदर की ओर जाएगा। जल कहां जाएगा, बाहर से अंदर की ओर। और इसमें आप देख सकते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है। तो क्या आप बता सकते हैं ये जो जल है किस विधि द्वारा इस कोशिका के अंदर जा रहा है, तो ये परासरण के द्वारा जा रहा है। तो यही बात आपको समझना था कि जल जो है उसको जड़ के अंदर यानी कि जड़ में जो कोशिका होती है उसके अंदर किस विधि द्वारा जा रहा है, तो परासरण विधि द्वारा जा रहा है, जिसको इंग्लिश में हम लोग ऑस्मोसिस के नाम से भी जानते हैं। परासरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और विसरण को हम लोग डिफ्यूजन के नाम से भी जानते हैं। अब आप देखेंगे तो यहां जब जल अंदर की ओर जा रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं अल्प परासरण दाबी विलयन। मतलब बाहर का जो कंसंट्रेशन है जल का वह ज्यादा है और अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, कम है। मतलब सांद्रता कम है, इसलिए जल अंदर से बाहर से अंदर की ओर जा रहा है। तो इस प्रकार के हम लोग विलयन को क्या बोलते हैं, अल्प परासरण दाबी विलयन। अब एक और कंडीशन मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए कि यहीं पर हम लोग खूब सारा नमक और पानी का घोल इसके जड़ में डाल देते हैं, खूब सारा नमक और पानी का विलयन। तो अब यदि ये कोशिका देखें तो यहां नमक क्या हो गया, बाहर में ज्यादा हो गया और पानी क्या हो गया, कम हो गया। पानी यहां बाहर में कम है और कोशिका के अंदर पानी क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि इसका तुलना हम लोग कर रहे हैं। तो यदि जब ऐसा कंडीशन हो रहा है कि कोशिका के अंदर जल ज्यादा हो गया और बाहर में जल कम हो गया, तो ये पानी ये यहां पर क्या होगा, यहां कोशिका से बाहर आने लगेगा ये पानी, मतलब इस पानी को बाहर खींचना शुरू कर देगा। और इस हालत में ये कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। और हो सकता है कि आपका पौधा क्या हो जाए, सूख भी जाए। तो ऐसा कभी विलयन यदि आप बनाते हैं तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अति परासरण दाबी विलयन। जबकि कुछ ऐसे विलयन हो सकते हैं जिसमें पानी बाहर और पानी अंदर दोनों समान मात्रा में है, पानी अंदर भी समान मात्रा में है, बाहर भी समान मात्रा में है। तो क्या बता सकते हैं बीच में क्या बैरियर है, इसे हम लोग बोलेंगे वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। तो जो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, बाहर भी पानी उतना ही है, अंदर भी पानी उतना ही है, तो पानी किधर से किधर जाएगा, क्या आप बता सकते हैं, बाहर से अंदर जाएगा या अंदर से बाहर जाएगा? इसका उत्तर है पानी जहां है वहीं रहेगा, ना बाहर से अंदर आएगा ना अंदर से बाहर जाएगा। तो इस प्रकार से यदि दो विलयन हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समपरासरी दाबी विलयन। तो ये भी आपको तीनों चीज याद रखना है। तो इसका उपयोग करके बहुत ज्यादा हम लोग चीजों को सीखते हैं क्लास 10th में। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लें, एक बार और इसको रिवाइज कर लें आप, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। तो अभी मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में बताया। मैंने बताया कि जो कोशिका होती है उसका जो बाहरी आवरण होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, कोशिका झिल्ली। इसे ही हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर आपको बात एक ध्यान देना होगा कि जो प्लांट कोशिका है या फिर पादप कोशिका है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के अलावा उसके बाहर एक और परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए 4-5 पॉइंट हम लोग देख लेते हैं प्लाज्मा झिल्ली या फिर कोशिका झिल्ली के बारे में, जो कि आपको एग्जामिनेशन में लिखना होगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि ये जो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली है यह कोशिका की बाहरी परत है। आप देख सकते हैं ये कोशिका की क्या है, बाहरी परत है। जबकि मैंने बताया कि पादप कोशिका में क्या पाया जाएगा, बाहर में यह कोशिका भित्ति पाया जाएगा। इसके बाद दूसरा आप देख सकते हैं ये जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है। मतलब ये सिलेक्टिव परमिएबल होता है, मतलब कुछ पदार्थ को तो अंदर आने देगा लेकिन कुछ पदार्थ को अंदर नहीं आने देगा, कुछ पदार्थ को बाहर जाने देगा लेकिन कुछ पदार्थ को बाहर नहीं जाने देगा। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि ये कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों के गति को रोकती है। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। मतलब बहुत सारे ऐसे पदार्थ है जिसके गति को भी ये क्या कर देता है, रोक देता है, मतलब उसको अंदर बाहर नहीं जाने देता।
इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट में आप, यह लचीली होती है, लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कभी कभी कि प्लाज्मा झिल्ली किस चीज की बनी होती है। तो जो नॉर्मली आपको क्लास 9th के लिए याद रखना है वह यह है कि यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वह लचीली होती है, जैसे मैंने बताया। तो मान लीजिए कि एक अमीबा है, जैसे आप जानते हैं अमीबा क्या, एक कोशिकीय जीव है। तो इसमें एंडोसाइटोसिस द्वारा ये क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। तो एंडोसाइटोसिस यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये अमीबा है, तो यहाँ पर इसको भोजन दिखेगा, तो ये क्या करेगा, इस भोजन को इस प्रकार से अंदर की ओर इनगल्फ कर लेगा और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस। इसके द्वारा उस पदार्थ को क्या करता है, ये ग्रहण करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आप देख सकते हैं यह कोशिका भित्ति, सेल वॉल। तो जैसे हम लोगों ने जंतु कोशिका पढ़ा, तो जंतु कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण वह क्या था, प्लाज्मा झिल्ली। लेकिन पादप कोशिका में जो सबसे बाहरी आवरण है वह क्या है, सेल वॉल, जिसे हम लोग बोल रहे हैं कोशिका भित्ति। तो यह कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाए ऐसा नहीं है, यह अलग अलग जीवों में भी पाया जाता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया में पाया जाएगा, फंजाई में पाया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जो पादप कोशिका भित्ति है वह सेल्यूलोज का बना होता है, जबकि ये बैक्टीरिया में या फिर फंजाई में दूसरे पदार्थ का बना होता है, जैसे कि फंजाई में ये चिटिन का बना होता है। इसके बाद आप देखेंगे ये जो सेल्यूलोज है वह संरचनात्मक दृढ़ता देती है। जो पादप कोशिका है उसका सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है, जो उसको संरचनात्मक दृढ़ता देता है। ये बात भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है जीव द्रव्य कुंचन। तो जैसे मान लीजिए कि ये यहां पर आप देख सकते हैं ये कोशिका है और कोशिका में यहां पर आप देख सकते हैं यहां सेल वॉल भी है। तो यदि परासरण के द्वारा जल की हानि होती है, मतलब जल कोशिका के बाहर आता है, इस प्रकार से ये जल कहाँ रहा है, कोशिका के बाहर, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भीतरी प्लाज्मा झिल्ली है और उसके अंदर ये जो पदार्थ हैं वो क्या हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। तो इस प्रकार से ये पहला टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। तो हम लोगों ने शुरुआत में कोशिका पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने देखा कि कोशिका में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले कोशिका में कौन सा भाग होता है, प्लाज्मा झिल्ली, और इसके बारे में मैंने बहुत विस्तृत से आपको पढ़ाया है। इसके बाद होता है केंद्रक, और उसके बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य, जिसमें अंगक पाए जाते हैं, और उसके बारे में आपको जानकारी, केंद्रक के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारियां लेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कोशिका द्रव्य और अंगक के बारे में जानेंगे। तो केंद्रक, जैसे आप जानते हैं कि कोशिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है, जो कोशिका के सारे कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, या फिर बोले कि उसका उपापचय का जो भी कार्य है उसको यह केंद्रक नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर यदि हम लोग केंद्रक की बात करें तो आप देख सकते हैं ये है केंद्रक। और यदि मैं स्टेन की बात करूं कि केंद्रक को कैसे देखा जा सकता है, तो उसके लिए स्टेनिंग यानी कि रंगने के कार्य के लिए हम लोगों ने आयोडीन विलयन का प्रयोग किया था, और यहाँ पर सेफ्रानिन और मिथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जाता है। तो यह भी एग्जाम में कई बार आपको प्रश्न आता है कि ये इस केंद्रक को देखने के लिए कौन सा कैसे हम लोग इसको रंगते हैं। तो इसके लिए आंसर में आप लिख सकते हैं कि इसके लिए हम लोग सेफ्रानिन और मिथिलीन ब्लू का उपयोग करते हैं। तो जो हम लोगों ने एक स्लाइड बनाया था, और उस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक प्याज का या फिर चिक सेल का जो हम लोग उसका स्लाइड बनाते हैं, टेम्पररी स्लाइड बनाते हैं, उसमें ये जो कोशिका के अंदर एक धब्बा सा आपको देखने को मिला था, और यही धब्बा क्या था, उसका केंद्रक था। और वहां हम लोगों ने देखा था कि जब कोशिका को रंगा गया था तब ये धब्बा के रूप में वहां पर दिख रहा था। तो अब हम लोग जानते हैं इसके बारे में कुछ और जानकारी। तो सबसे पहला चीज तो आपको ये समझना है कि यह जो केंद्रक है इसमें कुल 4 कंपोनेंट हम लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर देख सकते हैं यह दोहरी परत वाली झिल्ली पाई जाती है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली। तो सबसे पहले इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सांपनुमा ये जो रचना है
आधा टेढ़ा, इसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्रोमेटिन मटेरियल। तो ये दूसरा चीज आपको जानना है। तो सबसे पहला क्या हो गया, केंद्रक झिल्ली। उसके बाद इसमें जो पदार्थ है उसको हम लोग यहाँ पर, ये जो टेढ़ा मेढ़ा इस तरीके से दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें जो द्रव्य भरा रहता है उसको हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य। ये हो गया तीसरा चीज। और ये जो चौथा चीज इसके अंदर पाया जाता है वह है केंद्रिक। तो आपके बुक में केंद्रिक के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाया गया है, केंद्रक द्रव्य के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया गया है, लेकिन आपको ये दो चीज के बारे में अच्छे से समझना है। पहला है केंद्रक झिल्ली और दूसरा है क्रोमेटिन मटेरियल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे केंद्रक झिल्ली। तो हम लोगों ने देखा था कि जिस प्रकार से यहाँ ये जो हम लोगों का कोशिका था वह चारों ओर से प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हुआ था, ठीक उसी प्रकार से ये जो केंद्रक है वह केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। तो यहाँ पर यह केंद्रक झिल्ली के बारे में हम लोग लिख सकते हैं, यह दोहरी परत वाली, या फिर बोलेंगे कि दोहरे परत का ये अस्तर होता है जो कि केंद्रक को डिफाइन करता है, केंद्रक को आकृति देता है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। अब इस केंद्रक झिल्ली में छिद्र होते हैं जो कि यहाँ पर पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। जैसे कुछ पदार्थ को केंद्रक के अंदर आना है या कुछ पदार्थ को केंद्रक के बाहर जाना है, तो वह किसके द्वारा संभव हो पाता है, छिद्रों के द्वारा संभव हो पाता है, जो कि इस केंद्रक झिल्ली में पाया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे क्रोमेटिन मटेरियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर यह जो केंद्रक है इसमें धागे नुमा रचना, यहाँ पर धागानुमा, आप देख सकते हैं यहाँ धागानुमा उलझा हुआ रचना है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, जब कोशिका विभाजन होता है तो वह छड़ाकार रचना ले लेता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम बोलते हैं। तो क्लास 9 में ही आपको क्रोमोसोम के बारे में बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए ताकि आपको क्लास 10 में दिक्कत ना हो। तो क्रोमोसोम के बारे में मैंने क्या बताया कि जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन का क्या मतलब हुआ कि कोई एक कोशिका है, उस एक कोशिका से, मान लीजिए एक कोशिका है, ये इसका केंद्रक है, तो इस एक कोशिका से दो कोशिका बनता है या फिर चार कोशिका बनता है। कोशिका विभाजन का भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार होता है। उसके अनुसार यदि एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो उसमें यहाँ पर केंद्रक का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है, और उसी समय ये जो क्रोमेटिन पदार्थ है यानी कि क्रोमेटिन मटेरियल है वह क्रोमोसोम का रूप ले लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये क्रोमेटिन मटेरियल, यहाँ पर आप देख सकते हैं धागे नुमा उलझा हुआ रचना है, लेकिन जब यहाँ पर इसका कोशिका विभाजन हो रहा है तो आप देखेंगे इस प्रकार से, जैसे ये क्रोमेटिन मटेरियल है तो इस प्रकार से ये क्रोमोसोम का रचना बनाएगा। इस प्रकार से ये क्रोमोसोम का क्या बनाता है, रचना बनाता है। तो फिर से मैं बता दे रहा हूं आपको, ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। कब बनाता है, जब कोशिका विभाजन हो रहा होता है। और कोशिका विभाजन में ये जो क्रोमोसोम है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10 में बहुत ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि हम लोग सीधे सीधे बात करें तो अब आप इस तरीके से समझिए कि एक कोशिका है, कोशिका में केंद्रक है, और केंद्रक में जो क्रोमेटिन मटेरियल है वह क्या बना रहा है, वह बना रहा है क्रोमोसोम। इसका मतलब ये जो क्रोमोसोम है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो ये केंद्रक में पाया जाता है। और ये जो क्रोमोसोम है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है इस कोशिका विभाजन में। जब ये कोशिका विभाजन होता है तो वहाँ पर ये क्रोमोसोम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल वहाँ पर प्ले करता है। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो क्रोमोसोम है उसका जो संख्या है वह अलग अलग जीवों में निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए मनुष्य है तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है, 46 होता है। ठीक इसी प्रकार से कुछ और जीवों के नाम हम लोग ले लें तो यदि हम लोग मच्छर को देखें तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, 6 होता है। यदि हम लोग चूहा का बात करें तो उसमें क्रोमोसोम का कितना संख्या होता है, 42 होता है। मेंढक का बात करें तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या कितना होता है, 26 होता है।
प्याज का बात करें तो उसमें क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, 16 होता है। तो ये सब बात भी आपको याद रखना है। क्या बात याद रखना है कि कोशिका है, कोशिका में क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक में क्रोमोसोम पाया जाता है। क्रोमोसोम का संख्या क्या होता है, किसी भी जीव के लिए निश्चित होता है। जैसे यदि प्याज का कोशिका लेंगे तो कोशिका में क्या होगा, केंद्रक, और केंद्रक में क्या पाया जाएगा, क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम का संख्या क्या होगा, 16। तो ये आपको याद रखना है। तो अब कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम ये दो चीज से मिलकर बना होता है। पहला होता है प्रोटीन और दूसरा क्या होता है, डीएनए। ये दो पदार्थों से मिलकर बना होता है। और ये जो डीएनए है इसको हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या होता है, ये अनुवांशिक पदार्थ होता है जो कि माता पिता के गुण उसके संतान में ले जाता है। जैसे मान लीजिए कुत्ता है तो उसका बच्चा क्या होगा, कुत्ता ही होगा। बंदर है उसका बच्चा बंदर होगा। मेल फीमेल मैं नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं जाति, कि कुत्ता का जो वंश होगा वो कुत्ता ही होगा। आदमी का बच्चा क्या होगा, आदमी होगा। जो पौधा है, मान लीजिए कि आम का वृक्ष है तो उससे जो बीज हो रहा है, उससे जो पौधा बन रहा है वो क्या होगा, आम होगा। तो ऐसा आखिर क्यों होता है, इसे ही हम लोग पढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक होता है अनुवंशिकता, जो आगे का जो क्लास 10 है उसमें हम लोग पढ़ते हैं अनुवंशिकता। उसमें ये सारी आपको जानकारी लेनी है कि माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवंशिकता बोलते हैं। तो माता पिता का जो गुण है वह उसके संतान में कैसे जाता है, यदि यह प्रश्न पूछा जाए तो वह डीएनए के द्वारा जाता है। किसके द्वारा जाता है, डीएनए के द्वारा। और इस डीएनए में जो इसका जो इकाई होता है जो कि कार्य को करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। इसका मतलब जो इसका फंक्शनल यूनिट होता है, डीएनए का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि माता पिता के गुण उसके संतान में कैसे जाते हैं, तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं डीएनए के द्वारा जाते हैं। या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि जीन के द्वारा माता पिता के गुण उसके संतान में जाते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि यह जो डीएनए है वह कहाँ पाया जाएगा, तो क्रोमोसोम में पाया जाएगा। और ये क्रोमोसोम कैसे बनता है, तो ये क्रोमैटिन मटेरियल होता है, उसी से बनता है। तो ये सारी बातें अब आपको पता हैं। तो इस प्रकार से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। अब यहाँ पर अनुवंशिकता जैसे मैंने बताया कि क्या होता है, तो माता पिता के गुण उसके संतान में जब जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवंशिकता बोलते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि केंद्रक में जो द्रव भरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव बोलते हैं। और इसी में केंद्रिक नाम का एक और भी अवयव पाया जाता है, जिसे भी आप लोग को जान लेना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इसका कार्य क्या क्या होता है। तो आप देखेंगे कि जो केंद्रक है वह कोशिका के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है, या बोले उपापचय कार्यों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। यह कोशिका चक्र का नियमन करता है। कोशिका चक्र आप लोग आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। ऐसा समझ लीजिए कि ये कोशिका जो है वह एक कोशिका से दो कोशिका, 2 से 4, उसका संख्या बढ़ते रहता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका विभाजन। तो उसका सारा नियंत्रण कौन करता है, ये कोशिका, ये केंद्रक ही करता है। ठीक इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं कि कोशिका विभाजन भी कौन करता है, तो केंद्रक करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद माता पिता के गुण को उसके संतान में पहुंचाने में कौन मदद करता है, तो ये केंद्रक ही करता है। यानी कि अनुवंशिकता में कौन मदद करता है, तो ये केंद्रक करता है। क्या सभी कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो ऐसा बात नहीं है। कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक नहीं पाया जाता है और कुछ कोशिकाओं में ये केंद्रक पाया जाता है। उस प्रकार से अब हम लोगों को पढ़ना है दो प्रकार की कोशिकाएं। एक होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका। तो ये हम लोग उसके अंतर को पढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने केंद्रक के बारे में पढ़ा और मैंने बताया कि कुछ कोशिकाओं में केंद्रक प्रेजेंट होता है और कुछ में एब्सेंट होता है। तो यह इस प्रकार से हम लोग कोशिका को दो भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरे को क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका। तो इसका अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जो कि एग्जामिनेशन में जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले अंतर में हम लोग लिख सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है वह क्या होता है, छोटा होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है, बड़ा होता है। तो इसके पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका अर्थ बता देता हूं। आप देख सकते हैं प्रो प्लस कैरियोटिक, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक वर्ड आया कैरियोन से, जिसका मतलब होता है केंद्रक, न्यूक्लियस।
तो ये प्रोकैरियोटिक में प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। इसका मतलब सीधा लिख सकते हैं कि इसका जो केंद्रकीय क्षेत्र है वह सुस्पष्ट नहीं होता है। इसका मतलब जो हम लोगों ने पढ़ा, जो केंद्रक है उसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाया जाता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें क्या पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो केंद्रकीय क्षेत्र है वह सुस्पष्ट नहीं होता है। इसी कारण से इसका नाम क्या हो गया, प्रोकैरियोटिक, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें हम लोग देखेंगे कि यहाँ जो क्षेत्र होता है केंद्रकीय क्षेत्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रकाय। मतलब इसको हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्लियर यहाँ पर केंद्रक तो नहीं होता है, उस प्रकार का जो क्षेत्र होता है उसके हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रकाय। और इसको आपको याद रखना है एकदम अच्छे से, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर यूकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक का अर्थ जैसे मैंने बताया, यू का मतलब क्या हो गया, अच्छा, और कैरियोन का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस। उन दो वर्ड से मिलके बनेगा यूकैरियोटिक। तो यू मतलब विकसित भी आप समझ सकते हैं। तो यहाँ यूकैरियोटिक में केंद्रक बहुत सुस्पष्ट होता है, विकसित होता है, इसके चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो ये हो गया यूकैरियोटिक। तो नाम से ही आप एक अंतर लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर है, अब आप ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। और तीसरा अंतर में आप लिख सकते हैं कि यहाँ झिल्ली युक्त कोशिका अंगक नहीं पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाया जाता है, वो मैं आगे की ओर आपको पढ़ाऊंगा। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अंतर्द्रवी जालिका हो गया, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, झिल्ली युक्त क्या बोलते हैं, इसको अंगक बोलते हैं, जो कि प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये पाया जाता है। मतलब यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त जो अंगक है वो क्या होता है, पाया जाता है, अंगक पाया जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अब उदाहरण में हम लोग बैक्टीरिया का उदाहरण ले सकते हैं, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी का उदाहरण ले सकते हैं। जबकि यहाँ पर उदाहरण में इसके अलावा जो जीव हैं, जैसे कि मनुष्य हो गए, जंतु हो गए, मनुष्य नहीं बोलेंगे, जंतु ऐसे पूरा बोल दें कि जंतु हो गए, पादप हो गए, वो किस में पाए जाएंगे, यूकैरियोटिक होंगे। यानी कि उनका जो कोशिका होगा वो किस टाइप का होगा, यूकैरियोटिक का। तो इस प्रकार से आपका केंद्रक यहाँ पर समाप्त होता है। तो मैंने आपको प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पढ़ा दिया और साथ ही साथ केंद्रक के बारे में बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया। और अब हम पढ़ने वाले हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो जैसा मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि ये कोशिका है तो कोशिका में ये क्या है, केंद्रक है। तो ये जो कोशिका है वह प्लाज्मा झिल्ली से घिरा होता है। तो जो कोशिका में पूरा द्रव भरा होता है, पूरा कोशिका में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य के नाम से जानते हैं। और जीव द्रव्य दो चीजों से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है केंद्रक। अब आप ध्यान देंगे तो यह है केंद्रक, और केंद्रक और इसके बाद यह है प्लाज्मा झिल्ली। तो केंद्रक और प्लाज्मा झिल्ली के बीच ये जो द्रव भरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। तो आपने अब समझ लिया होगा, ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया, और ये क्या हो गया, ये केंद्रक द्रव्य हो गया। और इन दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है, जीव द्रव्य। तो एक कोशिका के अंदर जो संपूर्ण रूप से जो द्रव्य पाया जाएगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं। और फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। या फिर यहाँ पर केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस समझ लीजिए, लेकिन उस न्यूक्लियस के अंदर यानी कि केंद्रक के अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। हालांकि आपके बुक में सीधे सीधा यहाँ केंद्रक लिख दिया गया है, केंद्रक द्रव्य का बात नहीं किया गया है। तो आपको समझ लेना चाहिए कि कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक मिलाकर क्या हो गया, जीव द्रव्य। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस कोशिका द्रव्य का हम लोग बात कर रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एक कोशिका का, जिसमें बहुत से झिल्ली युक्त अंगक पाए जाते हैं। और ये झिल्ली युक्त अंगक क्या हो गए, जैसे कि हमारा मान लीजिए पूरा शरीर है और इसमें छोटे छोटे अंग लगे हुए हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर लीवर लगा हुआ है, किडनी लगा हुआ है, जीभ लगा हुआ है, आँख लगा हुआ है, त्वचा है, ये सारे क्या होते हैं, अंग होते हैं। तो ये जो अंग हैं वो अलग अलग कार्य को करते हैं और पूरे शरीर को चलाते हैं।
और हर एक अंग का अपना विशेष कार्य होता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम लोग कोशिका की बात करें तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के अंगक होते हैं जो कि विशिष्ट कार्यों को करते हैं और इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अंगक। और इसी के बारे में हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे अंगक हम लोगों को पढ़ना है। जैसे सबसे पहले क्या पढ़ना है, अंतर्द्रवी जालिका, जिसको मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अंतर्द्रवी जालिका क्या होता है। फिर हम लोगों को पढ़ना है गोल्जी उपकरण के बारे में इस प्रकार से। इसके बाद हम लोगों को लाइसोसोम के बारे में पढ़ना है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है। फिर प्लास्टिड के बारे में हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है कि प्लास्टिड क्या होता है। और उसके बाद हम लोग को रसधानी के बारे में पढ़ना है। तो प्रत्येक के बारे में हम लोगों को बहुत विशेष जानकारी लेनी है। सबसे पहला इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, 2-4 लाइन उसके बारे में जो आपके बुक में दिया गया है, और दूसरा इसके कार्य को भी पढ़ना है। तो ये जो अंगक हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ये विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को करते हैं। मतलब ये कोशिका में, ये जो कोशिका द्रव्य में ये जो अंगक पाए जाते हैं वे अलग अलग उपापचयी कार्यों को करते हैं। और यही कारण है कि आप देखेंगे ये एक दूसरे से क्या है, बहुत अलग अलग हैं। इसका मतलब ये झिल्ली युक्त अंगक होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इनको हम लोग इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। तो ये सारी बातें थी अंगक के बारे में। अब हम लोग एक एक अंगक के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपके बुक में दिया गया है, और उन सारी चीजों को आपको याद करना होगा। तो सबसे पहला अंगक जिसके बारे में हम लोग को पढ़ना है वह है अंतर्द्रवी जालिका। इसे हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यह जालवत रचना होती है जो कि पूरे कोशिका में फैली हुई होती है और यह कोशिका के लिए एक ढांचे का कार्य करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बनावट में कि यह झिल्ली युक्त है। सबसे पहले मैंने बताया था कि जो अंगक होते हैं वे झिल्ली युक्त होते हैं, तो यह भी क्या है, झिल्ली युक्त है। और यह झिल्ली युक्त नालिकाओं तथा शीट का बहुत बड़ा तंत्र है। तो आप देख सकते हैं ये झिल्ली युक्त नालिकाओं से बना होता है और एक बहुत बड़ा तंत्र जो कि पूरे कोशिका में फैला होता है। इसमें आप देखेंगे कि यह लंबी नालिकाओं अथवा गोल या आयताकार थैलों की तरह दिखाई देती है। तो लंबी नालिका जैसे आपने देखा हो उस तरीका का दिखाई देता है, या गोल या आयताकार थैले की तरह दिखाई देता है जो कि पूरे कोशिका में फैला होता है और एक ढांचे की तरह कार्य करता है। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको यह पढ़ना है कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या बोले अंतर्द्रवी जालिका है, यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका और दूसरा क्या होता है, खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे को क्या बोलते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, इनके बीच अंतर करिए। तो सब बहुत आसान है। यहाँ पर जो खुरदुरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आप देख सकते हैं इसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। आप देख रहे हैं इसमें क्या पाया जाएगा, राइबोसोम। तो जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है या पाया जाता है, ये पहला अंतर हो गया। लेकिन जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है उसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है। तो बहुत आसानी से ये अंतर आप कर सकते हैं। दूसरा आपको यह समझना चाहिए कि जो राइबोसोम है वह प्रोटीन बनाने का कार्य करता है या फिर बोले प्रोटीन बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर यह जो राइबोसोम है वह प्रोटीन बनाता है। तो इस प्रकार से जो खुरदुरी अंतर्द्रवी जालिका है वहां पर क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये आपको याद रखना है। जबकि जो चिकनी अंतर्द्रवी जालिका है उसमें किस चीज का संश्लेषण होगा, तो वसा अथवा लिपिड का संश्लेषण होगा, यानी कि वो वसा और लिपिड को बनाएगा। तो ये दूसरा अंतर हो सकता है। पहला क्या हो गया, राइबोसोम प्रेजेंट है एक में प्रेजेंट नहीं है। दूसरा एक में प्रोटीन बनाता है, दूसरा वसा और लिपिड को बनाता है। इस प्रकार से आप ये अंतर कर सकते हैं। अब यदि हम लोग इसके कार्य को देखें तो यहाँ सबसे पहला क्या करता है, ये कोशिका को एक अच्छा ढांचा देता है जिससे कि कोशिका स्टेबल रह सके। और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर यह विभिन्न क्षेत्रों में, मतलब कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के आदान प्रदान में मदद करता है। उसके लिए एक नलिका तंत्र का यानी कि परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है। विशेषकर प्रोटीन के परिवहन के लिए एक नलिका तैयार करेगा, नलिका की तरह कार्य करेगा और पूरे कोशिका में उसको वह वहां तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इसके अलावा यदि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य आया तो उसमें 2 पॉइंट आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि इसमें प्रोटीन का निर्माण होता है, वसा अथवा लिपिड का निर्माण होता है। तो
तो ये कुल मिला के आप कार्य में 4 लिख सकते हैं। इसके बाद देख सकते हैं नेक्स्ट जो अंगक है वह है गोल्जी उपकरण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है और कोशिका के विभिन्न कार्यों को करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्जी उपकरण को बनाया गया है और इसे हम लोगों ने पढ़ा था कि प्लांट कोशिका में से हम लोग डिक्टियोसोम के नाम से जानते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था। तो अब हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला इसका जो विवरण दिया था वे थे कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी ने ही गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण दिया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आप देखेंगे कि यह झिल्ली युक्त पुटिका है। ये आप देख सकते हैं झिल्ली युक्त एक पुटिका है जो कि समानांतर रूप से इस प्रकार से ये सजी होती है और यहाँ पर एक दूसरे से ये समानांतर रूप से सजी रहती है। इसमें आप देखेंगे कि इसका संपर्क ईआर से होता है। तो यहाँ जैसे मान लीजिए ये केंद्रक है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो इसका संपर्क किससे होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होता है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रवीय जालिका से संबंधित रहेगी और उसी के द्वारा ये एक दूसरे से मिलकर कार्य को करते हैं। तो यदि हम लोग इसके कार्य को देखें तो आप देख सकते हैं कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के संश्लेषित पदार्थ हैं उसको ये क्या करता है? पैक करने का कार्य करता है। मतलब ये पैक करने का कार्य करेगा और उसको सेल के या फिर बोले कोशिका के विभिन्न स्थानों तक पहुंचाने में मदद करेगा। तो जैसा आप देख सकते हैं यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतर्द्रवीय जालिका। इसमें जो पदार्थ संश्लेषित होते हैं वे पदार्थ कहाँ चले जाएंगे? इस गोल्जी उपकरण में चले जाएंगे। अब ये गोल्जी उपकरण क्या करेगा? उन पदार्थों का संचयन करता है, उनका कुछ पदार्थों का क्या करता है? रूपांतरण करता है। रूपांतरण मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ बदलाव लाता है और फिर उनको जहां पहुंचाना है वहां तक उसको क्या करता है? वह उसके बाद वो बंद करेगा और उसको जहां जहां पहुंचाना है वहां उसको पहुंचाएगा। तो आपने समझा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतर्द्रवीय जालिका के पदार्थों को यह क्या करेगा? अपने पास बुलाएगा, वहां पर उसको या तो रूपांतरण करेगा या जिस प्रकार से भी उसको भेजना है उसके लिए उसको वहां पर पैक करेगा, बंद करेगा और उसको अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचाता है। इस प्रकार से आप देखेंगे कि ईआर के संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं तथा अंदर एवं बाहर भेजे जाते हैं। तो जिन पदार्थों को जहां पर भेजना होता है वह कौन करता है? गोल्जी उपकरण करता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि गोल्जी उपकरण और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में काफी एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कुछ और कार्य, जैसे कि जो गोल्जी उपकरण है वह सामान्य शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है। तो मैंने आपको तुरंत बताया कि यह रूपांतरण का कार्य भी करता है। तो कभी कभी ये सामान्य शर्करा को क्या करेगा? जटिल शर्करा में बदलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यह लाइसोसोम को भी बनाता है। तो ये इसके कार्य हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं जो नेक्स्ट अंगक है वह क्या है? लाइसोसोम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अंगक है क्योंकि इससे एक प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। जो लाइसोसोम होता है वह कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र होता है। इसका मतलब कोशिका के अंदर जो टूट फूट होती है उसको ये क्या करता है? साफ सफाई का कार्य करता है। तो यहाँ जो लाइसोसोम है वह झिल्ली युक्त होता है और उसमें विशेष एंजाइम पाया जाता है। आप देख सकते हैं यह क्या होता है? इसमें बहुत स्पेशल पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं? जो कोशिका के अंदर टूट फूट होगा उसको क्या करेगा? ये पचाने का काम करेगा, उसके साफ सफाई का कार्य करेगा। साथ ही साथ यदि कोशिका में कोई बाहरी पदार्थ आता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया आता है कोशिका के अंदर, तो उनको भी ये क्या करेगा? अपने एंजाइम के द्वारा पचा देगा या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य करेगा और इस प्रकार से कोशिका की क्या करता है? ये रक्षा करता है। तो आप देख सकते हैं यह झिल्ली युक्त होता है, इसमें पाचक एंजाइम होते हैं। बाहरी पदार्थों को ये क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के उनको पचाने का काम करेगा और इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये क्या करेगा? जो अपशिष्ट है, जो कोशिका में अपशिष्ट है, व्यर्थ पदार्थ है, उसको ये निपटाता है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इस लाइसोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो इसको हम ये है लास्ट
ये लाश से आप याद कर सकते हैं कि यह जो कोशिका है उसको लाश में भी परिवर्तित कर सकता है। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है। तो इसके उत्तर में आपको यह लिखना होगा कि जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ये जो लाइसोसोम है वह फट जाता है और उस कोशिका को ही क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है, उसे ही पाचित कर लेता है। इसी कारण से इसे हम लोग आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारा जो अंगक है वह क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहीं पर मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसे कोशिका का बिजली घर के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर आपको यह ध्यान देना हो कि आखिर इसको कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं। तो इसके उत्तर में आप बोलेंगे कि यहाँ पर मुख्य रूप से ऊर्जा का निर्माण होता है एटीपी के रूप में, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल या फिर कोशिका का बिजली घर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो आपको यह समझना है कि हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें उस भोजन के द्वारा किस चीज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। और वह जो ग्लूकोज है अंतिम रूप से कहां पहुंचता है, कोशिका में, और कोशिका में पहुंचने के बाद कहां पहुंच जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और तोड़ने के बाद जो लास्ट वहां पर क्या बनता है, एटीपी के रूप में वहां पर एनर्जी यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। और यही जो ऊर्जा है वह विभिन्न प्रकार के कोशिकीय कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो एटीपी है इसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो आपको यहाँ ही याद रख लेना, क्लास 9th में ही समझ लेना है कि एटीपी का मतलब क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका निर्माण कहाँ हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, कोशिका का बिजली घर भी बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसका संरचना देख लें तो आप देख सकते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसमें दो झिल्ली है। एक होता है बाहरी झिल्ली, आप देख सकते हैं बाह्य झिल्ली है, और आप देख सकते हैं ये एक भीतरी झिल्ली है। तो जो भीतरी झिल्ली है वह वलित है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये उंगली नुमा रचना बना दी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। और ये जो है इसी के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ F1 पार्टिकल यानी कि F1 कण पाए जाते हैं, और इसी में एटीपी का निर्माण होता है। तो ये ऊर्जा को बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी प्रदान कर रहा है। तो ये सारा चीज भी आपको जानना है। तो ये एक दोहरी झिल्ली होती है, भीतरी झिल्ली वलित होती है, आप देख सकते हैं, जो कि क्रिस्टी का निर्माण करती है। अच्छा, एक चीज और आपको यहां पर समझना है कि इसमें अपना खुद का डीएनए पाया जाता है, और राइबोसोम आप देख सकते हैं यहां पर राइबोसोम भी पाया जाता है। तो यहां पर प्रोटीन का भी निर्माण होता है। तो आगे की क्लासेस में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से डीएनए के द्वारा ही प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो डीएनए है वह राइबोसोम के मदद से प्रोटीन का निर्माण कराता है। तो ये हम लोग आगे की क्लास में पढ़ेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट अंगक क्या है, ये है प्लास्टिड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंगक है जो कि पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिकाओं में ये एब्सेंट होता है। ये मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था। तो ये पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। प्लास्टिड को मुख्य रूप से हम लोग दो भागों में बांटेंगे। पहला होता है क्रोमोप्लास्ट और दूसरा क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट। जो क्रोमोप्लास्ट होता है वह रंगीन होता है, जबकि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वह क्या है, रंगहीन होता है। आप देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है वह भी क्या है, क्रोमोप्लास्ट के अंतर्गत ही आता है, और इसमें क्लोरोफिल नामक वर्णक पाया जाता है। तो ये क्लोरोफिल नामक वर्णक किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें कुछ और रंगीन वर्णक भी पाए जाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। तो आप देखेंगे जो पत्तियां होती हैं उनका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। वह किसके कारण होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा जिसमें क्लोरोफिल वर्णक होंगे, उसके कारण वह ग्रीन होता है। और यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है कि इसी क्लोरोफिल वर्णक के कारण जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया होता है, और प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो सूर्य का जो प्रकाश या बोले जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ये भोजन का निर्माण करते हैं।
तो जो प्रकाश है उसकी उपस्थिति में ये जो क्लोरोफिल वर्णक है वही उस प्रकाश को क्या करता है, ट्रैप करता है, उसके एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है, जिससे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो पाती है। तो ये सारी बातें भी आपको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा ल्यूकोप्लास्ट के बारे में बताया गया है। तो यह स्टार्च, तेल तथा प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करने का कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट का चित्र बनाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर बाह्य झिल्ली है और यहाँ पर क्या है, भीतरी झिल्ली है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ग्रेना है और यहाँ पर ये वाला भाग क्या है, स्ट्रोमा है। अब यहाँ एक और ध्यान देने वाला बात है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें भी अपना क्या होता है, डीएनए होता है और राइबोसोम भी इसमें पाया जाता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रोटीन बनाने का कार्य भी होगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न आपको आता है कि 2 अंगक का नाम लिखिए जिसमें डीएनए पाए जाते हैं केंद्रक के अलावा। तो केंद्रक के अलावा 2 अंगक कौन हो गए, तो पहला हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा क्या हो गया, प्लास्टिड। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो कोशिका का नेक्स्ट अंगक आप देख सकते हैं, यह है रसधानियां। तो रसधानियां जैसे मैंने आपको शुरू में ही पढ़ाया था कि पादप कोशिका में रसधानियां बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं अथवा ये एब्सेंट होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो रसधानी है ठोस अथवा तरल पदार्थों का संग्राहक थैली होता है और उसमें कुछ पदार्थों को वह संग्रहण करता है। यहाँ पर पादप कोशिका में यह कोशिका, इसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, जिस कारण से यह जो कोशिका है उसको स्फीति अथवा कठोरता देता है। तो आप देखेंगे जो कोशिका है उसमें मान लीजिए कि ये रसधानी है तो उसके कारण इसका स्फीति बना रहता है, जिस कारण से ये जो कोशिका है वो अपने स्वरूप में आता है। यदि मान लीजिए यहाँ से कोशिका को के इस जल को हम लोग बाहर निकाल दें तो ये कोशिका क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे कि इसका स्फीति क्या हो गया है, कम हो गया है। तो यहाँ पर यह जो स्फीति है इसका कठोरता है वह किसके द्वारा बना हुआ रहता है, तो इस रसधानी के कारण बना होता है। अब यदि इसके कार्य में हम लोग देखें तो लगभग बहुत ये जो बातें मैं बता रहा हूँ उसको आप इसके कार्य में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे चीज़ों को संचय करने का कार्य करता है, जैसे कि अमीनो अम्ल हो गया, शर्करा, विभिन्न कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन। तो इन सारे चीज़ों को ये क्या करता है, संचय करने का कार्य करता है, स्टोर करने का कार्य करता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि कुछ जीवों में ये विशिष्ट बहुत सारे विशिष्ट अपशिष्ट होते हैं, अपशिष्ट को ये निपटारा करने का कार्य करता है। तो रसधानियों के द्वारा ही उनमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो शरीर के बाहर जाते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे अमीबा वगैरह है तो उसमें खाद्य रसधानियों का निर्माण होता है। इस प्रकार से अमीबा आप देखेंगे तो ये जो फूड है उसको पकड़ेगा और इसमें फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य रसधानियों का निर्माण होता है, जिससे कि वो भोजन को पकड़ता है, उसको पचाने का कार्य करता है। तो ये रसधानियों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके बुक में बताए गए हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त हो रहा है। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।